हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पे ट्रिपल ई में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान बोर्ड में रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर में एक टॉपिक दे रखा है लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड। ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे बच्चे फेमस तौर पे जीएलपी के टॉपिक के नाम से जानते हैं। करें। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है, पॉलिसी है ना दो तरह की होती है। इस टॉपिक को समझने के लिए देखेंगे। वैसे ये चीजें आउट ऑफ कोर्स हो चुकी हैं, मतलब कि आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में अभी भी ये चल रही हैं, बाकी ये चीजें हैं नहीं अब टाइम पे, ठीक है, किसी भी कोर्स के अंदर। बेटा, जीएलपी एक वर्ड होता है जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है। पहले आप ये पढ़ेंगे कि लाइफ पॉलिसी क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ये अभी नोट नहीं करना कुछ भी है, मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूं। बेटा, एक तरीका होता है कि पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, लाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर मर जाएगा तो उसके पैसे मिल जाएंगे फर्म को, उसके घर वालों को नहीं। किसको मिल जाएंगे? फर्म को मिल जाएंगे एक तरीके से। अब ये लाइफ पॉलिसी दो तरीके से ली जा सकती है। एक ली जा सकती है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी और दूसरी ली जा सकती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इंडिविजुअल लाइफ का मतलब हम तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी ले लो। ए के नाम से एक अलग पॉलिसी, बी के नाम से एक अलग, सी के नाम से एक अलग। ए मर गया तो क्या तीनों की पॉलिसी के पैसे रिकवर हो जाएंगे या केवल ए वाले के पैसे आएंगे? बी मर गया तो, सी मर गया तो, बी और सी मरे तो उसके पैसे थोड़ी आएंगे। यानी कि इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है जो मरेगा उसी की पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? हमने एक ही पॉलिसी ली और एक पॉलिसी में तीनों का नाम लिखवा दिया, ए बी सी। अब ए बी सी में से कोई भी एक मर जाए, कोई भी एक, तीनों का मरना जरूरी नहीं है बेटा, कोई भी एक मरेगा तो पैसे आ जाएंगे, पूरे पैसे आ जाएंगे। मतलब एक ही पॉलिसी के अंदर तीन लोगों का नाम लिखा, ए बी एंड सी, तीनों में से कोई भी एक मर जाए तो पूरे के पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है बेटा, पॉलिसी के अंदर एक होती है मैच्योरिटी अमाउंट या पॉलिसी अमाउंट। एक वर्ड होता है, क्या बोलते हैं इसको? पॉलिसी अमाउंट। जैसे कि मान लो मैंने अपनी पॉलिसी ले रखी है 60 लाख रुपए की, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों को कितने रुपए मिल जाएंगे? 60 लाख। ये 60 लाख होती है पॉलिसी अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं कि आपकी पॉलिसी कितने की है सर? 60 लाख की है। यानी अगर आप मर गए तो कितने रुपए आएंगे? 60 लाख। एक वर्ड होता है प्रीमियम। क्या वर्ड होता है? ये आपने 11th से भी पढ़ा होगा और हमेशा 12th वगैरह में भी पढ़ते रहते हो। प्रीमियम क्या होता है बेटा? वो शब्द, वो खर्चा जो मुझे हर साल इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मेरा 60 लाख का इंश्योरेंस कर रखा है। मैं हर साल बेटा 12,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देता हूं। जब तक जीऊंगा देता रहूंगा उनको 12,000 रुपए, और जब मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों को कितने रुपए दे देंगे? 60 लाख। ये 12,000 रुपए जो मैं दे रहा हूं, ये मेरे लिए क्या है बेटा? एक एक्सपेंस है। ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। हाँ या ना? क्योंकि हर साल मैं दे रहा हूं और कभी भी कंपनी मुझे ये पैसा वापस नहीं देगी। अच्छा, कंपनी और मेरी डील हो रखी है 80 साल तक की, यानी 80 साल तक अगर मुझे कुछ हुआ तो कंपनी मेरे घर वालों को पैसा देगी। और मान लो मैं 81वें साल में मर गया तो मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो मैंने पैसा दिया है ना, ये हर साल मान लो 12,000 जो दे रहा हूं, ये भी जो दे रहा हूं, ये भी वापस नहीं मिलेंगे मेरे घर वालों को। तो मैं क्या करूंगा? 79वें साल पे तो सूली लटक जाऊंगा। घर वालों को 60 लाख तो मिलेंगे, है ना? आ रही बात समझ में? तो बेटा प्रीमियम क्या होता है हमारे लिए? एक्सपेंस होता है। आ रही बात समझ? पॉलिसी अमाउंट क्या होती है सर? वो अमाउंट जो मरने पे मिलती है। अब एक तीसरा और इंपॉर्टेंट वर्ड सुन लो, तब हम इस टॉपिक को चालू कर सकते हैं। वो वर्ड है सरेंडर वैल्यू। ये वैल्यू क्या है? सरेंडर वैल्यू। बेटा सरेंडर वैल्यू क्या होती है? यार मैं ना पिछले 4 साल से प्रीमियम दे रहा हूं, 4 साल से, और मेरे को अब लग रहा है यार मेरे को है ना पैसों की जरूरत है। मैं हर साल 12-12 हजार रुपए दे रहा था, 5 साल में 60,000 रुपए दे चुका हूं उनको, 5 बार प्रीमियम दे चुका हूं। तो 5 साल में मैंने कितने रुपए दे दिया कंपनी को? 60,000। अब पता है मुझे क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है यार मुझे ये पॉलिसी इस कंपनी की बढ़िया नहीं है, अगर मेरे को लेनी होगी तो किसी और कंपनी की पॉलिसी ले लूंगा। इस कंपनी की पॉलिसी बढ़िया नहीं लग रही। या मान लो मेरे को पैसों की जरूरत आनी पड़ी है, कोई 50,000 रुपए की अचानक से जरूरत पड़ी है, तो मैं कंपनी के पास जाके बोलता हूं सर देखो ना, मैंने आपको 60,000 रुपए दिए थे, वो वापस दे दो। वो 60,000 दिए थे ना, वापस दे दो, आप मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दो। तो कंपनी क्या 5 सालों से जो मेरी जिम्मेवारी उठाए हुए थी, वो मुझे पूरे 60,000 रुपए, जो मैंने 12-12 हजार रुपए 5 साल तक प्रीमियम दिया होगा, पूरे 60,000 रुपए दे देगी क्या वापस? नहीं, वो पता है 20-30% पैसा ही वापस देगी। वो तैयार हो जाती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 2 साल के बाद सरेंडर करने को तैयार हो जाती है पॉलिसी को। 2 साल बाद वो मना नहीं करती, लेकिन पैसे कितने देती है पता है? 10%, 20%। यानी मैंने 60,000 दिए ना, तो मान लो मेरे को 5 साल बाद 40% ही पैसा वापस मिलेगा। यानी कंपनी क्या कहेगी? मुझे 24,000 ले जाओ, और आज के बाद आप कौन मैं कौन, एक दूसरे को नहीं जानते। सरेंडर वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं समर्पण कीमत। समर्पण कीमत यानी अगर मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देता हूं कि मुझे नहीं चाहिए ये पॉलिसी, आप ये ले लो दस्तावेज वापस, और मैंने जो जमा कराया था वापस दे दो, कंपनी कब
कभी भी पूरे पैसे वापस नहीं देती, कम पैसे वापस देती है। जितने रुपए वो देती है वो क्या होती है, उसकी सरेंडर वैल्यू होती है। आ रही है बात समझ में? सरेंडर का मतलब पॉलिसी को समय से पहले सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना। ये जो पैसा आता है, ये पैसा हमारा मांगने का हक होता है, ये हमारे लिए असेट होती है। बेटा क्या होती है? असेट होती है। और अगर कभी कोई पार्टनर मर जाए तो ये जो पैसा मिलता है हमारे लिए क्या होती है? इनकम होती है, क्योंकि वो मर गया, उसके मरने से हुई, मेहनत से थोड़ी कमाए, ये हमारी इनकम होती है। ये 4-5 शब्द जो मैंने बताए समझ में आ रहे हैं? क्योंकि शब्द समझ में आ गए तो अब जो हम सवाल करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए करें शुरू। सवाल बताएगा, वो सवाल बताएगा बिल्कुल, है ना। इनफैक्ट सवाल परसेंटेज भी नहीं, वो तो सीधा वैल्यू बता देगा, सरेंडर वैल्यू इतने रुपए की है। ठीक है, वो सीधा वैल्यू बता देगा। चलो करें। अब देखो बेटा, खैर एक सेकेंड। हाँ बेटा, तो आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी की। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अगर हम देखें तो सबसे पहले इस बात को क्या कहा गया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज, मैंने आपको बोला हमें हर साल एक इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है। तो जब हम हर साल जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, अगर उसको एक्सपेंस माने तो क्या होगा, और अगर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माने तो क्या होगा? बेटा जब हम बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम हर साल P&L के डेबिट साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसे डाल के खत्म कर देते हैं। जब किसी चीज को P&L में लिखते हैं, इसका मतलब वो चीज खत्म हो गई। ठीक है, यानी ट्रेड एक्सपेंस मानते हैं तो इसको हर साल खर्चा मान के खत्म कर देते हैं। दूसरा टॉपिक, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का मतलब होता है बेटा इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाना? असेट साइड में दिखाना। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। पहला टॉपिक, जब हम इसको एक्सपेंस माने तो क्या करते हैं? बेटा एक्सपेंस मान रहे हैं, इसका मतलब हर साल हम जीएलपी में डेबिट, जीएलपी को P&L में डेबिट करके खत्म कर देते हैं। यानी जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन हमारी बुक्स में कोई जीएलपी नाम की चीज है या नहीं है? पहले ये सोच के बताओ। जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन जीएलपी नाम की कोई चीज हमारी बुक्स में दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी? नहीं, क्योंकि जीएलपी तो हर साल जो प्रीमियम गया वो P&L के डेबिट में जाके खत्म हो गया, तो जीएलपी नाम से कोई चीज नहीं दिख रही है। पहली बात, आओ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आज हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या? 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, मर नहीं रहा, सुन लो, मर नहीं रहा, रिटायर होकर जा रहा है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करें या ना करें। पहला टॉपिक, अगर हम सरेंडर करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी? बेटा अगर हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे तो हमें पैसा मिलेगा। किस चीज का पैसा मिल रहा है? जीएलपी का। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। पैसा कितना मिलेगा? वो पूरे 60 लाख रुपए, या वो जो 60,000 का 40%, 24,000 के आसपास, 30-40,000 के आसपास जो मिला। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू जीएलपी में कौन सी वैल्यू आएगी? सरेंडर वैल्यू आएगी, जितने में हमने सरेंडर किया। सरेंडर वर्ड समझ में आ गया? समर्पण मूल्य। चलो, अब ये जीएलपी जो फायदा हुआ हमारा, ये जीएलपी किस में बढ़ जाना चाहिए? पार्टनर्स में। ऑब्वियसली किस रेशो में? ओल्ड रेशो। तो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। क्योंकि जब ये खर्चा किया था तो ये किन लोगों ने किया था? पुराने पार्टनर्स ने। आज जब इसका पैसा वापस आएगा तो वो किन लोगों को मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को। किस रेशो में? पुराने रेशो में। आ रही है बात समझ में? तो जब हम इसको सरेंडर करते हैं, कौन से केस में? ट्रेड एक्सपेंस के केस में। तो सरेंडर करने से एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू जीएलपी और जीएलपी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। वैल्यू कौन सी? सरेंडर वैल्यू। सर ऑब्वियसली सरेंडर करिए तो सरेंडर वैल्यू ही होगी। चलो ठीक है। दूसरा, सर हम इसको ना सरेंडर नहीं करते, सरेंडर करने से तो नुकसान है। हमने कंपनी को 60,000 दिए हैं और हमें 30-40,000 रुपए मिल जाएंगे और दोबारा पॉलिसी भी नहीं बनेगी, खत्म हो जाएगी वो पॉलिसी, बिल्कुल शुरू से होगी, नई पॉलिसी लेंगे तो एक काम करते हैं सर, इसका हिसाब किताब बराबर करना है ना, इसके लिए 2 एंट्री पास करते हैं। 2 एंट्री कौन सी? सर एक नया डमी अकाउंट बनाते हैं, जीएलपी अकाउंट। ना कोई पैसा आ रहा है ना कोई पैसा जा रहा है, बस क्योंकि हमें इफेक्ट दिखाना है आपस में इसका, किस चीज का? इंश्योरेंस का। तो हम एक डमी अकाउंट नया ला रहे हैं, क्या नाम है उसका? जीएलपी अकाउंट। पहले जीएलपी को डेबिट करो, ठीक है, और क्रेडिट किसको करो? ओल्ड पार्टनर्स को। ये जीएलपी बांट दी हमने किसमें? तीनों में। सरेंडर वैल्यू एक बार ये मान के देखो कि अगर जीएलपी सरेंडर की होती तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाती, यानी ये वाली एंट्री इसमें क्या हो जाती है? फर्स्ट एंट्री। अब सरेंडर तो करी नहीं थी, ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये जीएलपी जो डेबिट हुई है इसको क्या करना होगा खत्म करने के लिए? क्रेडिट। और डेबिट किसको कर देंगे? न्यू पार्टनर्स को। किस रेशो में? न्यू रेशो। यानी यहां पे 2 एंट्री क्या हुई सरेंडर करने पे? कैश डेबिट टू जीएलपी, जीएलपी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और यहां पे क्या होगी? जीएलपी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, फिर जीएलपी को कर दोगे क्रेडिट और न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशो में क्या कर दोगे? डेबिट। याद हो रहा है?
हो जाएगा सवाल करने से। दूसरा टॉपिक, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया, यानी इसको खर्चा मान के नहीं खत्म किया गया हर साल, थोड़े थोड़े पैसे, जितना कंपनी बोलती कि अगर इस साल आप सरेंडर करोगे तो इतने रुपए मिल जाएंगे, उतना पैसा अपन कहां दिखाते जा रहे हैं, बैलेंस शीट में दिखाते जा रहे हैं। यानी ये असेट है, हम इसको क्या दिखा रहे हैं कि सर हमारे पास असेट है जेएलपी नाम की, यानी इतने रुपए तो जब चाहे हमारे पास आ सकते हैं, बस ये कागज देके आने हैं कंपनी को, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। यही तो हुआ ना असेट का, कि बस ये कागज कंपनी को दे देंगे, सरेंडर कर देंगे तो कंपनी हमें पैसे दे देगी। यानी बैलेंस शीट के अंदर अगर हमने दिखाया है तो क्या होगा बेटा, इसमें भी अगर हम सरेंडर करेंगे, यानी वो कागज रियल में कंपनी को दे आएंगे, पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा सर, वही सरेंडर वैल्यू, यानी सेम वही टॉपिक। अगर सरेंडर करेंगे तो टॉपिक वही का वही है, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू जेएलपी सरेंडर वैल्यू से, फिर जेएलपी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, डिट्टो सेम है सरेंडर करने में। लेकिन हम कह रहे हैं सर सरेंडर नहीं करते ना, इस असेट को अपने पास ही रखते हैं। क्यों सरेंडर करें, अपने पास ही रखते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर, यानी ये जो मैंने एक वर्ड लिखा है फर्स्ट रीवैल्यू, इसका मीनिंग क्या है, यानी ये दो टॉपिक बात की बात है। अगर पहले आपको कोई रीवैल्यूएशन मिल जाए, देखो ये बैलेंस शीट की असेट है और असेट्स की चीजें रीवैल्यू होती रहती हैं, तो अगर जेएलपी की सरेंडर वैल्यू भी रीवैल्यू हुई है, तो जैसे नॉर्मल कोई असेट रीवैल्यू होती है, मान लो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ने की जो एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, वही एंट्री इसके साथ कर देना जेएलपी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और अगर वैल्यू कम हो गई, कम होती नहीं है बेटा, जब भी रीवैल्यू होगी ना तो इंक्रीज ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी कभी भी। तो अगर इंक्रीज, चलो सवाल में मान लो डिक्रीज भी कुछ भी है, तो जैसे किसी भी एसेट के बढ़ने या घटने की जर्नल एंट्री करनी होती है, उसी तरीके से पहले हमें क्या करनी होती है, इस जेएलपी की रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी होगी। रिवैल्यूएशन करने के बाद हमारे पास चॉइस है, हम चाहे तो उसको सरेंडर कर दें, सरेंडर कर देंगे तो ये एंट्री, सरेंडर नहीं करेंगे तो एक एंट्री पास करनी होगी। तो जरूरी नहीं है ये करनी हो। सवाल अगर ये लिखेगा पार्टनर्स डू नॉट वांट टू कीप जेएलपी इन बैलेंस शीट, यानी पार्टनर्स नहीं चाहते जेएलपी को बैलेंस शीट में रखा जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जेएलपी को खत्म करना पड़ेगा। जेएलपी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे, एसेट साइड की चीज को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। और लेकिन डेबिट किसको करेंगे, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशो में। ये वाली एंट्री समझ में आ रहा है, ये वाली एंट्री न्यू पार्टनर्स डेबिट टू जीएलपी, डन। और वैल्यू कौन सी आएगी, नई वाली वैल्यू। चलो सवाल करते हैं, सवाल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 21 देख रहे हैं एक बार, सबके पास सेम ही होगा ये तो। लोग चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 21 के। चलो देखें बेटा, शुरू करें। XYZ पार्टनर्स थे 4 3 2 में। मेरा रेड मार्कर दिख रहा है किसी को, कौन सा एग्जांपल नंबर है, 21। कौन कौन पार्टनर है, XYZ किस रेशो में, 4:3:2। चलो तेजी से देखते हैं, सवाल ज्यादा देखने में बड़ा है, आंसर नहीं है बड़ा उसका। द सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज 90,000 ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड। पहली बात, जा कौन रहा है, जेड। 4 और 3 7 और 2 9, 2/9 वाला बंदा जा रहा है। कह रहे सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी, यानी जेएलपी की सरेंडर वैल्यू कितनी थी बेटा, 90,000 रुपए थी जेएलपी की सरेंडर वैल्यू। अच्छा आगे क्या लिखा है, इट इज डिसाइडेड दैट द जेएलपी विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। कह रहे बैलेंस शीट में नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। अभी ये नहीं बताया ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, कह रहे लेकिन ये बैलेंस शीट में नहीं आनी चाहिए। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो, अब उन्होंने ए और बी बोल दिया। ए और बी का मतलब क्या है, एक्स और वाई, ए और बी इक्वली, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, पास द एंट्रीज under the following condition, premium is treated as trade expense when the JLP already appears in the balance sheet at its surrender value। यानी बैलेंस शीट में कितने पे दिख रही है, जो इसकी वैल्यू है उतने पे ही दिख रही है। करें। अच्छा सवाल ने ये तो नहीं बोला ना कि हम इसको, हाँ बोलो, ए और बी, वही मैंने क्लास में बोला बेटा, उन्होंने गलती से नाम ए और बी लिख दिया, इसका मतलब एक्स और वाई है, ये बताया था मैंने अभी। चलो ये बात समझ में आई। उन्होंने कौन कौन सा टॉपिक बोला, उन्होंने ये बोला क्या कि हम इसको सरेंडर कर रहे हैं बेटा, नहीं बोला, सरेंडर करने को नहीं बोला उन्होंने। तो हम कौन से वाली एंट्री पास करेंगे, इसमें तो ये वाली और इधर ये वाली, यही करेंगे। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि हम इसको एक्चुअल में सरेंडर कर रहे हैं, बोला क्या, नहीं बोला। तो हम ये वाली एंट्री करेंगे। करें बेटा। चलो केस कौन सा था, हाँ केस 102 एक बार मैं देख रहा था, इसमें सॉल्यूशन 102 ऐसे क्या कर रखा है इन्होंने। अच्छा इन्होंने ऑप्शन कर दिया, अरे बेटा बस मैं यही आपको सिखाना चाह रहा था। याद है जब मैं अभी आपको रफ नोट्स बनवा रहा था तब मैंने आपसे कहा था इसकी एंट्री हो सकती है क्या, रॉबिनहुड एंट्री, हाँ या ना। तो ये 2 एंट्री करो या एक रॉबिनहुड एंट्री कर दो। रॉबिनहुड एंट्री भी कर सकते हो बेटा। रॉबिनहुड एंट्री याद है आप लोगों को,
जो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए करते हैं ना, सेम वही टॉपिक जो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए करते हैं, क्या? गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू तो वही आएगी, कैसे? जो भी पूरे वैल्यू है सरेंडर वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर देना गेन से या फिर सेक्रीफाइस से। जैसे वैल्यू ऑफ गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं ना, बस ये मान लो वैल्यू ऑफ गुडविल की बजाय यहां पे वैल्यू कौन सी है? सरेंडर वैल्यू है, बस टॉपिक वही है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस, बस वैल्यू ऑफ गुडविल की बजाय क्या है? सरेंडर वैल्यू। करें, बोलो बेटा मैं इस वाले टॉपिक में, पहली बात तो ये सरेंडर वाला टॉपिक तो आ नहीं रहा, एक्चुअली सरेंडर वाला तो ये वाला टॉपिक आएगा। बताओ ये वाली 2 एंट्री करूं या ये वाली एंट्री करूं? जो आप बोलोगे उससे करवा देता हूं। रॉबिनहुड एंट्री, बेटा रॉबिनहुड एंट्री के लिए पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। वर्किंग नोट किसको बोलते हैं अपन? ओल्ड माइनस, अच्छा न्यू माइनस ओल्ड, इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। क्या निकलता है? ये गेन निकलता है, ठीक है। नाम क्या कहते हैं? एक्स वाई और जेड। न्यू 1/2, 1/2 और 0। ओल्ड 4 3 7 और 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। बेटा इसका आ रहा है कितना? 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 1/18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3/18। ये कितना हो गया? माइनस का 2/9। बेटा ये दोनों क्या है? गेन, और ये क्या है? तो बेटा जर्नल एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? गेन जो हो रहा है उनको डेबिट कर दो, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। और वैल्यू क्या आएगी? सर जैसे उसमें वैल्यू ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई करते थे, यहां किससे कर दोगे? सरेंडर वैल्यू से। बिल्कुल वही टॉपिक है जो इस चैप्टर में चल रहा था। 90,000 को गेन से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1/18, 18 पंजे 90, 5,000, 3/18 यानी कि 15,000, 2/9, 10 दूनी 20,000। आया समझ? यहां 2/9 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पे 3/18 से मल्टीप्लाई किया है, हो गई है एंट्री। तो अच्छा यहां पे क्या एंट्री होगी? सर न्यू पार्टनर को डेबिट कर दोगे। जो दूसरा केस इसका है, ये तो फर्स्ट केस था, हाँ फर्स्ट केस तो यही था ना, ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंस। दूसरा केस क्या है? सर हम इस बैलेंस शीट वाले को खत्म करें तो क्या करना होगा? सर न्यू पार्टनर को डेबिट कर दो। न्यू कौन थे? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेएलपी। और जेएलपी बुक्स में कितने की आ रही थी? 90,000 की। न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो क्या है? 45,000, 45,000। बताओ ये इजी है या नहीं है? नहीं समझ में आया तो पूछ लेता हूं या दोबारा मैं ही बता देता हूं। देखो बेटा ये सवाल क्या था? सवाल में 3 पार्टनर्स थे, कर तो दी बेटा, ये 2 करो या ये 1 करो, समझ रहे हो? तो मैंने ये 1 ही कर दी। आप लोग चाहो तो ये 2 कर सकते हो। इन 2 का ऑप्शन है रॉबिनहुड एंट्री, ठीक है। चाहो तो 2 अलग अलग एंट्री पास कर दो, पहले एक ओल्ड रेशो वाली फिर एक न्यू रेशो वाली, या एक सिंगल कर दो। तो मैंने एक सिंगल कर दिया आप लोगों के कहने पे, डन। तो ये पहले वाले टॉपिक का आंसर है, ये दूसरे वाले टॉपिक का आंसर है। पहला टॉपिक यानी कि ट्रेड एक्सपेंस का टॉपिक, और दूसरा टॉपिक यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का टॉपिक। समझ में आया नहीं आया? अगला सवाल देखें एक बार। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 22, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 22 यहां बना दूं। चलो देखो बेटा सवाल में क्या लिखा है। एबीसी वर पार्टनर्स इन 5 3 2। ए बी सी पार्टनर्स ने किस रेशो में? 5 3 2। ओल्ड रेशो था ये हमारा। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी, सी जा रहा है यानी कि 2/10 वाला बंदा जा रहा है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट 10,000। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि बैलेंस शीट के अंदर जो जेएलपी है कितने रुपए की है? 10,000 रुपए की है, ठीक है बेटा। अच्छा, और फर्म डिसाइडेड टू सरेंडर द पॉलिसी एंड रिसीव्स 12,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बेटा हमें रिसीव करने पे कितने रुपए मिल रहे हैं? यानी 2,000 रुपए का रिवैल्यूएशन हो रहा है। नोटिस कर रहे हो? 10 वाली चीज 2,000 का रिवैल्यूएशन हो रहा है। और पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करें। पहली बात तो हम सरेंडर कर रहे हैं, यानी कौन से वाला? देखो एक तो बैलेंस शीट वाली बात बोली, यानी इस टॉपिक में है। दूसरा क्योंकि बेच रहे हैं, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब ये करने से भी पहले हमें क्या करना चाहिए? रिवैल्यूएशन करना चाहिए। रिवैल्यूएशन कर दें बेटा। 10,000 की चीज अगर 12,000 हो जाएगी तो फायदा हुआ। फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और जेएलपी क्या हो जाएगी? कितने रुपए से? 2,000 से। ये बात समझ में आई? ठीक है। और जब भी सवाल में रिवैल्यूएशन आए तो सर वो रिवैल्यूएशन अगली एंट्री में बढ़ जाता है। पार्टनर्स के बीच में रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ए बी और सी क्रेडिट हो जाएंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 1,000 600 400। बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। ये किस चीज की एंट्री करी है मैंने बेटा? रीवैल्यू करने की एंट्री करी है, पहली 2 एंट्री। अब चलो इसको बेच आता हूं। बेच के आऊंगा तो कितने रुपए आएंगे बेटा? 12,000 रुपए।
कैश डेबिट टू जेएलपी कितने रुपए आए हमारे पास 12,000। अब ये 12,000 रुपए किसको मिल जाने चाहिए सर? सबको दे दो। जेएलपी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ओल्ड का मतलब ए बी सी, 5 3 2 में बांट दो बेटा 12,000 को 5 3 2 में, 10 से डिवाइड किया 12 5 60, 12 3 36, 12 दूनी 24। आया समझ? ये बेचने की एंट्री और ये बांटने की एंट्री। ठीक है बेटा? नहीं बांट रखा, आप बांट देना। कैसे नहीं बांटा हुआ? लास्ट एंट्री देखो 12 है, उसने फायदे को बांट दिया, उसको नहीं बांटा, कोई बात नहीं, आप तो कर देना फिर जैसे मैंने बोला है। कैश डेबिट, एक सेकंड रुको, मैंने गलत किया शायद, क्योंकि जेएलपी क्रेडिट हो गया 12,000 से, तो जेएलपी दोबारा डेबिट तो हो ही नहीं सकता, असंभव। ये टॉपिक में गड़बड़ है यहाँ पे। कैश डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स, ये नहीं हो सकती एंट्री। क्यों? देखो सुनना, बैलेंस शीट में जेएलपी नाम से पहले से एक ऑलरेडी असेट है, कितने रुपए की? 10 की। मैंने उसकी वैल्यू 2 से और डेबिट कर दी, कितने की टोटल असेट हो गई डेबिट में? 12 की। जैसे ही मैंने अगली एंट्री करी कैश डेबिट टू जेएलपी, वो असेट पूरी की पूरी खत्म हो गई, हाँ या ना? और अगर वो पूरी खत्म हो गई 12,000 से, तो दोबारा डेबिट करके असेट क्यों बना रहे हो उसको? है ना? यानी यहां पे ये गलती है, जब इसको बेच देंगे तो ये एंट्री नहीं होगी बेटा, ये वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जेएलपी को बेच दिया तो जेएलपी क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, तो ये एंट्री नहीं होगी, यहीं पे होगी। अब मैच कर लो, सही है? उन्होंने इन 2 एंट्री की कंबाइन एंट्री करी है, आप 2 अलग अलग करना, पहले रिवैल्यूएशन के थ्रू फिर ऐसे करना। डन? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी मिटाया? वो क्यों मिटाया? जेएलपी जो ऑलरेडी एक असेट थी, जैसे ही मैं उसको बेच दूंगा तो वो असेट खत्म हो जाएगी, क्रेडिट होने से वो असेट खत्म हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा डेबिट करना तो बेवकूफी हो गई ना, तो यानी कि ये डेबिट नहीं होगी। वो कुछ और बोलना चाह रहा होगा बुक्स में, नोट्स में, ठीक है? फिलहाल आप उसको नहीं लिखोगे, ये एंट्री गलत है। बिल्कुल सही, ये और ये बेचने तक की एंट्री। डन? चलो अगला टॉपिक शायद अब नया चालू हो रहा है, डेथ का टॉपिक आ रहा है, और डेथ अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है। चलो डेथ कल करते हैं अपन लोग। क्या न्यूमेरिकल पता नहीं इस पे होंगे नहीं होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।